हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुनते ही बच्चे कांपने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक चीज देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बायोटेक का भी यूज करने वाले हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स हमारे बायोटेक से भी आने वाले हैं, उन कंसेप्ट्स को समझेंगे। देन हम अपनी जितनी भी जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है उसको मिक्सअप करेंगे और काम करने वाले हैं। और आई प्रोमिस कि अगर आपने इस नोट्स को, जो ये नोट्स लिखे हुए हैं पीछे आने वाले, इनको अगर नोट्स को आपने एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक में। प्योर शुद्ध इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, साथ में गेम खेलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम क्या है? कई बार क्या होता है कि इसमें हम सोचते हैं, इसमें कुछ मिथ है, कुछ ना कुछ मिथ्स हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ, कि हम जैसे एक पर्सन ए एक बी है तो इसका हम डीएनए कैसे सिमिलर कर लें, कैसे मैच अप कर लें, क्योंकि हमें पता है 99% डीएनए जो है वो सेम होता है इंडिविजुअल्स में। 99% डीएनए लगभग सेम रहता है। तो आप कैसे अबाउट 1% ऑफ डीएनए से ये पता लगा सकते हो कि सर ये क्राइम इसने किया था? क्या सिर्फ 1% चांस पे ये काम करना चाहोगे? सिर्फ 1% एरर तो आपकी मशीन भी दे देगी। तो क्या सिर्फ आप 1% एरर पे ये पूरी की पूरी जो भी पर्सन है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट करके दे दोगे क्या? तो समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। नोटबुक खोल लीजिए, साथ में कुछ क्वेश्चन साथ साथ भी करेंगे। आइए, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सबसे पहला है कुछ टर्म्स है, जैसे एक टर्म है डीएनए प्रोफाइल। क्या नाम है? डीएनए प्रोफाइल। तो मींस किसी एक का बायोडाटा बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए का एक बायोडाटा क्रिएट करने वाले हैं हम। सर कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। तो टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ डिफरेंस इन डीएनए व्हिच शोज इन फिनोटाइप। आप ये देखिए कि अगर किसी के डीएनए में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए एंड पर्सन बी, अगर मेरा डीएनए और उनका डीएनए सिमिलर होता तो मैं और ये दोनों के दोनों सेम होते, सेम सिमिलर कॉपी आती। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप बिल्कुल ब्रदर हैं, बिल्कुल सिबलिंग्स हैं, तो भी सेम नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डीएनए डिफरेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो दो इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनका फिनोटाइप अलग अलग हो जाता है। आप कैसे बता पाओगे किसी को कि कोई डीएनए सेम है या नहीं है? उसके फिजिकल अपीयरेंस से। अब मेरा फेस देखिए और इधर एक सेकंड पर्सन खड़ा है, उसका फेस देखिए, अगर वो फेस सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो आप कह पाओगे सर डीएनए भी सेम होगा। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी डिफरेंस है तो आप कहोगे सर डीएनए सेम नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चेंजिंग है। अगर आप कंपैरिजन में है तो कहीं ना कहीं चेंज है। तो फिनोटाइप। अब एक चीज हमने पढ़ी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पता चला 99.9% डीएनए आर सेम। हम तो 99 पे थे। एनसीईआरटी डाटा मेंशन करती है कि 99.9% डीएनए आर सेम, सो ओनली 0.1% ऑफ डीएनए आर डिफरेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कितना सेम आएगा? 99.9%। क्या आप 0.1% में किसी को फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? क्योंकि आप सभी ने नाम सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जहां पे हम मेनली इसका क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? आइए तो सुनिए। तो सब सर हमारा दिमाग तो कह रहा है कि सर ओनली 0.1% आर डिफरेंट। तो हम 0.1% सोचते हैं कि बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन एक बात सुनिए कि हमारे पास कितने बेस पेयर है टोटल? 3 × 10⁹ बेस पेयर। उसका 0.1% निकाले तो कितना बन रहा है? देखना, 3 × 10⁶ बेस पेयर डिफरेंट है। और ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, दैट इज 3.6 × 10⁶ बेस पेयर। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ये डिफरेंट है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंस इन टू डीएनए बाय सीक्वेंसिंग। देखिए यहां पे हम डीएनए की सीक्वेंसिंग टर्म आता है, चलो हम इसमें थोड़ा सा मिस्ट्री रखते हैं। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं ना दो डीएनए का,
तो सीक्वेंसिंग से तो नहीं देख पाओगे। सीक्वेंस मतलब मान लो पर्सन ए और पर्सन बी का आपने कंप्लीट डीएनए निकाला, उनके सीक्वेंस देखने लग रहे हो। भाई साहब 3 × 10⁹ बेस पेयर है, फ्री में नहीं होते। हर एक बेस पेयर पे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया, हर एक बेस पेयर पे $1 का खर्चा था, दैट इज $1 1 बेस पेयर पे। यहां कितने हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो कितने पैसे खर्च हो गए सोचो। अब पढ़िए, हम क्या करते हैं, कंपेयर द डीएनए ऑफ 2 इंडिविजुअल। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग करने वाले नहीं हैं। एक बात दिमाग में डालिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम सीक्वेंस कर रहे थे कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, ATGC इनको पकड़ रहे थे। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डिफरेंस ढूंढ रहे हैं दो डीएनए के बीच का। हम यहाँ पे डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, सीक्वेंसिंग नहीं। आप पढ़िए, तो प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बिल्कुल एग्जैक्टली देखिएगा। अब कहानी शुरू होगी। ये तो प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप जानते हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स में कुछ कोडिंग डीएनए रहता है और कुछ नॉन कोडिंग रहेगा। कुछ कोडिंग रहेगा, कुछ और कोडिंग डीएनए क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। कोडिंग डीएनए क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। कोडिंग डीएनए कोड फॉर प्रोटीन एंड नॉन कोडिंग डीएनए डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन आएगा नहीं। अगर एक बात बताइए, इफ म्यूटेशन अकर्स, अगर म्यूटेशन आई हमारे अंदर, तो इंपैक्ट ऑन कोडिंग डीएनए अगर हुआ, अगर कोडिंग डीएनए मान लो मेरी आइस जो कलर है आइरिस में, उस कलर में कुछ ना कुछ म्यूटेशन आई, तो क्या आप मेरे फिनोटाइप में उसको देखोगे? यस सर, क्योंकि वो तो कोडिंग है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा पेप्सिन का जीन ही खराब हो गया, तो वो क्या मेरे फिनोटाइप में दिखेगा? यस सर, क्योंकि मेरी बॉडी में पेप्सिन फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए दोबारा से, म्यूटेशन अकर्स, इंपैक्ट ऑन कोडिंग डीएनए अगर आया, तो क्या पता ऑर्गेनिज्म मर जाए? ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ऑर्गेनिज्म मर जाए। इंपैक्ट ऑन नॉन कोडिंग डीएनए पे क्या कोई भी फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको दिखेगा? नहीं, क्योंकि वो कैसा डीएनए है? नॉन कोडिंग। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमने नॉन कोडिंग डीएनए क्यों रखा हुआ है? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारे पिछले जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनका डीएनए हमने रखा हुआ है। कुछ आज काम का है, कुछ नहीं। कुछ हम वायरस से बचने के लिए रखते हैं, ताकि हमारा जो मेन जीन है उसको प्रोटेक्ट किया सके, क्योंकि वायरस जो है वो डायरेक्ट डीएनए पे अटैक करता है। तो नॉन कोडिंग है मोर चेंजेस कंपेयर टू कोडिंग। ये याद रखना, जो हम बात करते हैं ना 99.9% डीएनए सेम हो, मेरी कोडिंग के लिए बात होती है कि मेरे पास जो पेप्सिन आपके पास भी पेप्सिन है, मेरे पास जो रेनिन आपके पास भी है, ट्रिप्सिन, आइरिस का कलर, आइरिस का कलर, हेयर कलर सेम आएंगे। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आप इंडिया में देखो तो ब्लैक हेयर लेके घूम रहे हैं, तो इससे क्या डिफरेंस निकाल पाओगे? नहीं सर, लेकिन हम एक से डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो है नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए। क्योंकि अगर उसमें म्यूटेशंस आई नहीं है, तो नेचर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। नेचर ने उन्हें एक्सेप्ट, उसको छेड़ा ही नहीं कर लो भाई, क्योंकि हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अब सुनिए, नॉन कोडिंग है मोर चेंजेस कंपेयर टू कोडिंग। अब बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं डीएनए, तो 99.9% क्या है? सेम। तो कहां डिफरेंस? 0.1% पे। वहां भी कहां? नॉन कोडिंग पार्ट में। देखो हम बात कर रहे हैं डीएनए की, डीएनए 99.9% क्या है? सेम। 0.1% है डिफरेंट। उसमें भी कहां पे डिफरेंट? नॉन कोडिंग पार्ट। कौन सा? नॉन कोडिंग पार्ट डिफरेंट होगा, हम उसको ढूंढेंगे। हम कोडिंग पार्ट को देखने वाले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम कोडिंग पार्ट को नहीं देखेंगे, हम कोडिंग पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम सिमिलर दिखेगा। हाँ, अगर आप मुझे देखिए तो मेरा ब्लैक हेयर का कलर है, मान लो कोई क्रिमिनल था उसका ब्लू था, तो वो तो देखो वो आ गया डिफरेंस में कि सर डीएनए है, लेकिन 0.1% में गया ना वो भी, क्योंकि हम सिमिलर और डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो भी डिफरेंस में गया। लेकिन डिफरेंस में भी मुझे किसको देखना है? नॉन कोडिंग पार्ट को, क्योंकि वो जो है वो म्यूटेशन नेचर ने एक्सेप्ट कर रखी है। नेचर उसको छेड़खानी नहीं करती, जैसा है वैसा रहेगा। अब सुनो, इफ म्यूटेशन इन जर्म सेल, जर्म सेल्स मतलब हमारे गैमीट्स में अगर म्यूटेशन है, एंड
नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एंड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट नॉट रिजेक्ट बाय नेचर। नेचर कह रही है, कह रहा आपने कोई म्यूटेशन लेके आया, आपने कहा ठीक है जी, नेचर क्यों कब एक्सपेक्ट करे, क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेगी, कहेगी भाई मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे काम में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कुछ भी बाहर से सामान ले लो, मान लो आप एक टॉफी खरीद के खा के चले गए, क्या आपके पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेंगे इस पे? नहीं। क्यों? वो कह रहे मेरे कोई खा लो बेटा। आप कुछ भी लेके बाहर से खरीद के आपने फोटो स्टेट करवा ली, पेरेंट्स के पास लेके गए कि सर हम फोटो स्टेट करवा के आए हैं, तो क्या आपको मार देंगे? नहीं, कहेंगे कोई बात नहीं। ऐसा कोई भी काम जब तक उनको इफेक्ट नहीं हो रहा, वो आपको आप पे कोई भी चेंजेस लाने के लिए फोर्स नहीं करे। तो नेचर भी यही करती है, कह रही जर्म सेल में म्यूटेशन लाए हो, क्या मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, कर लो। नॉन कोडिंग पे वो कह रहे भाई नॉन कोडिंग कोई भाई मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट आने वाला है? नहीं सर, कर लो। परमिशन दे देती है नेचर उस चीज की। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। अब आपको एक फंडा क्लियर हुआ कि मैं बात कर रहा हूं 0.1% डीएनए की, वो भी उसमें कौन सा? नॉन कोडिंग पार्ट। कौन सा? नॉन कोडिंग पार्ट। अब एक और टर्म समझिए, अगला टर्म है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए तो डीएनए है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब इसकी फिजियोलॉजी जो आप देख रहे हो बाहर से, फिनोटाइप, इसकी फिजिकल अपीयरेंस। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, कि दिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आप और मैं, हमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, लगभग सेम रहता है जीन, लेकिन कहीं एक जगह पे कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं, दैट इज देखिए व्हिच रीजन शो मोर पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए व्हिच रीजन शो मोर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग, क्योंकि कोडिंग वाला तो चेंज ला ही नहीं सकते, क्योंकि पेप्सिन जो है वो पेप्सिन ही रहना चाहिए, उसमें क्या चेंज लेके आने वाले हो आप? पेप्सिन रहेगा। अब देखिए जेनेटिक लेवल पे कुछ वेरिएशन, मान लीजिए 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, अब इसमें टी जी ए जी जैसे था, बस इसमें एक जगह देख रहे हो ये जी और इधर ये चेंज आया, जैसे ये चेंज आया, तो इसमें पूरी उसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैं हूं, अब मेरे में ए टी जी सी से सब सेम था, और जो सेकंड पर्सन था उसमें सब सेम था, बस एक पोजीशन पे जहां मेरा जी था उस भैया का क्या था? सी। तो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से जीन चेंज हो जाएगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगा, अगर वो कोडिंग का हिस्सा हुआ तो। ये ध्यान में रखिए। देखिए अगर आप डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म ला रहे हैं और अगर कहीं पे चेंजिंग आए, चेंजिंग 2 जगह आ सकते हैं, कोडिंग सेगमेंट में एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट में। कोडिंग सेगमेंट में अगर चेंज आया तो आपका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, और अगर नॉन कोडिंग में चेंज आया तो फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म्स कहां देखने को मिलते हैं आपको? नॉन कोडिंग, क्योंकि वहां पे चेंजेस आते रहते हैं, है ना। एक अगर हम लीनिएज फॉलो करें तो वहां पे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अगर आप मुझे बात कीजिए, मेरी बात कीजिए, या मेरे पेरेंट्स की बात कीजिए, तो हमारा जो कोडिंग सेगमेंट है वो लगभग सेम होगा। कोडिंग सेगमेंट है वो लगभग सेम होगा, लेकिन नॉन कोडिंग वाला डिफरेंट होगा। जो आप बात करते हैं कि सर एट द टाइम ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जहां पर हमारे के पास वेरिएशंस आते हैं, तो क्या वो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट में होते हैं क्या? नहीं, नॉन कोडिंग में होते हैं। और कोडिंग वाले तो नेचर क्या करती है, कई बार रिजेक्ट कर देती है, कहती है भाई इतना ज्यादा चेंज नहीं चलेगा। लेकिन नॉन कोडिंग वाले में तो जितना मर्जी चेंज लेके आ जाओ, नेचर कहती है एक्सेप्टेबल है, जब तक मुझे दुखी नहीं करना, जाओ एक्सेप्टेबल है। अब इधर देखिए, इन नॉन कोडिंग डीएनए हाई डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं नॉन कोडिंग में। तो सुनिए, अगर कोडिंग में म्यूटेशन तो क्या बन जाते हैं? एलील। क्या बन जाते हैं? एलील। जैसे मेरे में और मान लो ब्रदर है, उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, उसके मान लो 5 फीट है, तो कहीं ना कहीं तो म्यूटेशन आया, तो मेरे पास कैपिटल टी, उस भैया के पास स्मॉल टी, तो वो क्या बन जाएगा? अगर कोडिंग में चेंजेस आए तो वो क्या बन जाएंगे एक दूसरे के? एलील। और एलील बनने के लिए एक और जरूरत है, मान लो पूरे वर्ल्ड में सब सेम था, सिर्फ एक ही पर्सन में वो चेंजेस आया, सिर्फ एक में, तो हम उसे कंसीडर एलील नहीं करेंगे।
एलील कंसीडर करने के लिए लगभग उसकी फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 0.01% होनी चाहिए। इन अ पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? 0.01% से ज्यादा। सर ये इतना 0.01% तो बहुत छोटा नंबर है। नहीं, अगर पूरी पॉपुलेशन का काउंट करोगे जो इतने बिलियंस में चली गई तो उसका बहुत हायर नंबर आता है, हायर साइड नंबर आएगा। Allele are the examples of DNA in coding strand, क्योंकि वो फिनोटाइप दिखेगा ना। नॉन कोडिंग का फिनोटाइप तो आता नहीं, तो आप बता भी नहीं पाओगे। तो सर एलिक जेफरी जिन्होंने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर की, उन्होंने इस चीज को देखा कि सर क्या हम नॉन कोडिंग पे काम कर सकते हैं क्या? देख रहे हो दिमाग क्या चला सर एलिक जेफरी को। तो सभी के सभी कोडिंग पे इशू थे कि कोडिंग कोडिंग कोडिंग। तो भैया कहते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो क्या? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग पे बात करो। जैसे देखो सिलेक्शन लेने का मेन फंडा क्या रहता है? सभी कहते हैं सर थ्योरी पढ़ लो, कंसेप्ट। उल्टा आ जाओ, क्या करने शुरू करो? क्वेश्चंस पे रहो। क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर हो गया। अब पढ़िए, इज कोडिंग डीएनए आल्सो शोज डीएनए मॉडिफिकेशन? यस करता है, बट लो डिग्री रहती है। नेचर इसको क्योंकि चेंज इतनी जल्दी होने नहीं देता, इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं देगा नेचर, कहेगा कि कर ले। अब सुनिए कितना अच्छा एग्जांपल है। म्यूटेशन क्या है? एक प्रोसेस, और पॉलीमॉर्फिज्म उसका रिजल्ट। क्योंकि म्यूटेशन आएगा उसी से डीएनए में चेंजिंग आएगी, उसी को हम बोलेंगे कि डीएनए क्या है? पॉलीमॉर्फिक है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, बाकी सब तो सेम था, तो मैंने कहा कि डीएनए यहाँ पे म्यूटेशन आ रखी है, पॉलीमॉर्फिज्म कर रहा है। और अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज है तो क्या बनूंगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब सुनिए, नॉन कोडिंग म्यूटेशंस एक्यूमुलेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नॉन कोडिंग पे जो है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। जैसे मेरे फादर में कुछ चेंजेस है, उन्होंने वो डीएनए मेरे को भी दिया, अब मेरे डीएनए में कुछ चेंज लेके आया होगा नॉन कोडिंग में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो किया। क्योंकि कोडिंग को आप म्यूटेट इतनी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, कहेगा नहीं भैया नहीं करेगा। अब देखो, हमने देखा कि किसने देखा? हमने देखा कि सेंट्रोमियर और टीलोमियर के पास नॉन कोडिंग डीएनए मिलता है, ये क्रोमोसोम। तो हमने कहा कि नॉन कोडिंग सेगमेंट मेनली कहां देखने को मिल रहा है? ऑब्जर्वेशंस की। नेचर क्या करता है? या तो उसको सेंट्रोमियर के पास रखता है या फिर टीलोमियर के पास रखता है। टीलोमियर लास्ट टाइम या सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और टीलोमियर के पास नॉन कोडिंग डीएनए मिलता है, उसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। 2 मिनट दीजिए, सैटेलाइट डीएनए आपको बताता हूं, देखना आपका कंसेप्ट कितना रिफाइन होगा। सुनिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी? नॉन कोडिंग डीएनए की। दैट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या है यहां पर? हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग। अब आओ बात करें, चलो एक ब्रह्मास्त्र दूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो सीख लिया तो फिंगरप्रिंटिंग हाथ में आ जाएगी। देखना एक मिनट, इस पे बात करते हैं कि ये रिपीटेटिव डीएनए होते क्या है। देखिए, रिपीटेटिव डीएनए इज द पार्ट ऑफ सैटेलाइट डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए इज द पार्ट ऑफ नॉन कोडिंग सेगमेंट। नॉन कोडिंग सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ 0.1% ऑफ द डीएनए। तो हम बात कर रहे थे सर डीएनए की। डीएनए 99.9% सेम रहता है, 0.1% में भी किस में जाओगे? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में भी किसको ढूंढोगे? सैटेलाइट को। सैटेलाइट में भी किसको ढूंढोगे? रिपीटेटिव डीएनए। किसको ढूंढोगे? रिपीटेटिव डीएनए। हम देखो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? रिपीटेटिव होता है कि वो रिपीट कर रहा होता है अपने आप को। देखिए कैसे, देखो रिपीटेटिव डीएनए देखो, GAAC 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 GAAC। हमारा ये डीएनए जो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है अपने आप को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? एक इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का क्या ढूंढेंगे? क्रोमोसोम से क्या लाएंगे? डीएनए का कौन सा पार्ट? नॉन कोडिंग का भी कौन सा? सैटेलाइट का भी कौन सा? रिपीटेटिव।
सैटेलाइट का भी कौन सा? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए। देखो क्लियर आ रहा है? समझ आ रही है बात की कहां पहुंचे हम? अभी होस्ट कर दिया, चिंता ना लो, यहां तक खत्म नहीं हुआ। सुनो, सारा नॉन कोडिंग सैटेलाइट नहीं होता। हाँ ये तो पता कि सारा नॉन कोडिंग पार्ट जो वो सैटेलाइट नहीं होता। सैटेलाइट में आपको रिपीटेटिव, अब नॉन कोडिंग है तो जरूरी है कि वो रिपीटेटिव होगा? नहीं, तो सब कुछ पार्ट रिपीटेटिव होगा। हम रिपीटेटिव में बात करेंगे। वी फाइंड आउट मेनली डिफरेंस इन नॉन कोडिंग, इसमें भी और सैटेलाइट में भी रिपीटेटिव डीएनए। पढ़ो तो सैटेलाइट डीएनए हैविंग कि जो सैटेलाइट डीएनए उनके पास क्या क्या चीजें होती है देखिए। फर्स्ट कीजिए कि सर नॉन कोडिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर। और हमें कौन सा चाहिए उसमें भी? और इसके पास क्या होती है? हाई डिग्री ऑफ, दैट इज इजी टू फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज सीजियम क्लोराइड मेथड। याद करो, ऐसा मेथड हम मीजल्सन एंड सैचल एक्सपेरिमेंट में भी करा था, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कहते हैं इनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, आप ये अमाउंट डीएनए है, अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज करूं तो एक बल्क डीएनए अलग से आया, और जो उसका नॉन कोडिंग पार्ट है, देखो टीलोमियर वाले टूट गए, टीलोमियर है घुमाया वो टूट गया, वो सैटेलाइट डीएनए था। और उस सैटेलाइट डीएनए में भी मतलब नॉन कोडिंग सेगमेंट थे, नॉन कोडिंग में भी कौन से थे? सैटेलाइट। तो ये देखो, ये सैटेलाइट दिखते हैं अलग से, देख रहे हो? ये डीएनए के जो सीक्वेंस है ये सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं, जो जीनोमिक डीएनए से क्या हो जाते हैं? अलग, क्योंकि रिपीटेटिव वाले भी होंगे इनमें। ये सैटेलाइट डीएनए में भी हमें कौन सा चाहिए? रिपीटेटिव। याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन इजी टेक्निक है, कोई खास खर्चा नहीं आता सेंट्रीफ्यूगेशन को। तो सर एलेक्स जेफरी ने ये टेक्निक डिस्कवर करके दे दी हमको कि सर आप जीनोमिक डीएनए से ये नॉन कोडिंग का, और वो भी कौन सा? सैटेलाइट पे, सैटेलाइट वाला अलग कर लो। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? डीएनए। डीएनए तो सर 99.9% सेम होता है, मुझे कौन सा चाहिए? 0.1%। 0.1% में भी कौन सा? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में भी कौन सा? सैटेलाइट, जो किनारों पे होगा सैटेलाइट। सर सैटेलाइट दिलवा दिया, अब सैटेलाइट में भी कौन सा चाहिए? रिपीटेटिव। अब रिपीटेटिव में जाएंगे हम, सैटेलाइट तक पहुंच गए कि सैटेलाइट डीएनए अगर आप ढूंढना चाहते हो तो सर ये लीजिए, सेंट्रीफ्यूज करा दीजिए। क्या करा दीजिए उसको? सेंट्रीफ्यूज। अब आइए टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। तो एक जल्दी से बात बताइए, क्या सैटेलाइट डीएनए तक समझ आई है कि कहां से कैसे हम सैटेलाइट डीएनए में पहुंचे? अब पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। तो दो टाइप के होते हैं, दैट इज मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। एक माइक्रो है और एक मिनी है। अब सुनिए, माइक्रो सैटेलाइट क्या है? इसमें रिपीट साइज कितना है? 2 to 9 न्यूक्लियोटाइड। मतलब इसमें 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ना वो रिपीटेटिव होंगे। लाइन से लोग देखो, जैसे ये GAAT, तो इसमें 4 लगे हुए हैं, GAAT, GAAT, GAAT। तो ये भी रिपीटेटिव डीएनए है, लेकिन इसमें रिपीटिशन जो होता है वो कम होता है, ज्यादा रिपीटिशन में नहीं जाती है। तो लाइन से लगी हुई को क्या बोलते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम। जैसे ये लाइन में लगे हुए ना, एक एक एक, जैसे ये देखो, एक के बाद एक के बाद एक पर्सन बैठा कि नहीं बैठा? अच्छा देखो, एक इस इमेज को देखो, एक इस भाई को देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। अब आपको समझ में आएगा। सर इसमें भी एक लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए को क्या बोलते हैं? टेंडम। दैट इज सर लार्ज टेंडम रिपीट्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। अब यहां पे ये टेंडम कौन है सर? ये एक पर्सन, ये मेरा सर एक, GAAT, अगला भी GAAT, GAAT, 3 लगे हुए हैं। यहां तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड जाते हैं, और रिपीटिंग साइड में 10 से 50 न्यूक्लियोटाइड, 10 से 50 न्यूक्लियोटाइड आपस में रिपीट होते हैं। देखो जैसे GATCC GAT, GATC GAT। तो ये कौन सा है? मिनी सैटेलाइट। और ये कौन सा है? माइक्रो सैटेलाइट। ये STR, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। LTR, लार्ज टेंडम रिपीट्स। अब सुनिए, हमें कौन सा चाहिए? मिनी सैटेलाइट इज मेनली यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखिएगा, सर एलेक्स जेफरी की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? मिनी, जिसपे वो काम करे।
सर एलेक्स जेफरी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? मिनी। मिनी नाम था सैटेलाइट, उसकी आगे जो सेकंड नेम लगाते हैं सर ने, दैट इज मिनी सैटेलाइट। सर एलेक्स जेफरी गर्लफ्रेंड का नाम मिनी सैटेलाइट। तो हमको मिनी पे काम करना है, जहां पे हमें टेंडम रिपीट्स ज्यादा देखने को मिले, टेंडम रिपीट्स ज्यादा देखने को मिले। तो देखो अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो बल्क डीएनए सबसे नीचे, क्योंकि इसका वेट सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन आएगा? मिनी। उसके बाद माइक्रो। माइक्रो छोटे हो जाते हैं ना, छोटे हो जाएंगे सबसे ऊपर, देन मिनी, देन बल्क। क्या यहां तक की समझ में कंफर्म? आइए, मिनी सैटेलाइट ऑल्सो नोन एज VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ। क्या टेंडम पता चल गया? एक के बाद एक रिपीट्स पता चल गया, वेरिएबल नंबर। हाँ, हमारी बॉडी में जैसे मेरे में और मेरे पेरेंट्स में क्या चीज डिफरेंस देखने को मिलेगी? कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में भी कौन सा? सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी कौन से? अब ये रिपीटिंग्स है। क्या पेरेंट्स और मुझ में रिपीटिंग में सेम देखने को मिलेगी? नहीं, ये रिपीटिंग डिफरेंट होती है। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं जो कितने रिपीट्स आ रहे हैं इसको फाइंड आउट करूंगा। मेरे पेरेंट्स में यही मिनी सैटेलाइट में 10 रिपीट होंगे, GAAC 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 10 बार। क्या पता मेरे में ये 20 हो। कितने होंगे ये? 20। हम दोनों में डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अगर मेरा डीएनए देखेंगे और मेरे पेरेंट्स का डीएनए देखेंगे लगभग सेम होगा। ये चीज बतानी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि किसने मर्डर किया, क्योंकि अगर आप कोडिंग देखेंगे तो उनका और मेरा सेम होगा। तो हम किस में गए? नॉन कोडिंग में। नॉन कोडिंग में भी किस में गए? सैटेलाइट में। सैटेलाइट में भी कौन से में गए? मिनी सैटेलाइट में, क्योंकि मिनी सैटेलाइट में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं। वेरिएबल नंबर होते हैं टेंडम के। क्या पता जो मेरे फादर हैं वो अगर बाइक चला रहे हैं तो 4 बंदों को बिठा के चलाएंगे, मैं 6 को चलाऊंगा। क्या सेम हो सकता है क्या ये चीज? नहीं। तो सारी कहानी किसमें आगे क्लियर खत्म हुई? दैट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वो भी किसके? मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट काम किया मींस हर क्रोमोसोम पर मिनी सैटेलाइट पर रिपीट्स के नंबर वेरिएबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेरिएबल। अब सुनो, सैटेलाइट डीएनए को आइडेंटिफाइड करते हैं VNTR प्रोब की हेल्प से, जिसके पास क्या है? रेडियो एक्टिविटी। क्या है? रेडियो एक्टिविटी। अब प्रोब क्या होती है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रोब। देखिए, हम जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ पेयर रहता है। मान लो यहाँ पे AGCT है। अब मुझे इस चीज का पता लगाना है कि यहाँ पे AGCT है, तो मैं क्या करता हूं? एक प्रोब, मतलब एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल जो मैंने बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो ये AGCT है, अब और ये मेन डीएनए है, और मैंने कहा कि ये AGCT इसके साथ जाके चिपक गया। यहां पे इसने क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड तो बना ही लेगा ऑटोमेटिकली। तो अगर ये A था तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली? T। ये G था तो ये C। तो इस प्रोब से आपको इस जो ये हमारा मेन डीएनए इसका सीक्वेंस मिल जाता है। तो जो प्रोब होती है वो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करते हैं लैब में। वो आर्टिफिशियल प्रोब आती है, उनके सीक्वेंस होते हैं, तो वो सीक्वेंस डाल के देख लो जहां चिपक रहा है वो सीक्वेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री उस डीएनए में। तो सर रेडियो एक्टिव, अरे पता तो लगे ना कहां है वो, क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग भी तो करना होगा। अब मैंने वो प्रोब डाल दी, वो चिपक गई, वो भाई साहब बल्क डीएनए में मिक्स होगी, तो मैं सेपरेट कैसे करूंगा? तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए रेडियो एक्टिविटी से हम उसको पहचानते हैं कि है कहां, उसको निकाल के देन काम किया जाता है। अब सुनो, दोनों क्रोमोसोम पर टेंडम रिपीट्स अलग अलग बिकॉज एक फादर से आया हुआ है और एक मदर से। ये याद रखिएगा, क्योंकि जो फादर से आया उसमें वो फादर वाली फैमिली के टेंडम रिपीट्स आ रहे होंगे, और जो मदर से आया उसमें मदर वाली फैमिली के टेंडम रिपीट्स आ रहे होंगे। और हर एक इंडिविजुअल में जो नंबर है टेंडम रिपीट का वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो सर एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा भाई है, क्या इसमें ये चांस नहीं हो सकता कि मेरे में एक सीक्वेंस या फॉर एग्जांपल GAAC 10 बार आया और उसमें भी 10 बार आया हो? तो सर ये तो फिर भी आंसर क्वेश्चन मार्क आ गया ना।
कि सर मेरे में जो 10 नंबर रिपीट्स था मिनी सैटेलाइट का वो भी 10 था जी AAC का, उसमें भी कितने थे 10 थे जी AAC के, ये तो सेम रिजल्ट शो कर देगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन क्रिमिनल है? जल्दी बताइए, तो कैसे फाइंड आउट करो कौन क्रिमिनल है? नहीं, ट्विंस वाले में भी ले लो, ट्विंस में भी ये नॉन कोडिंग सैटेलाइट डीएनए के रिपीटेटिव अलग अलग होते हैं। सुनो, अभी मैंने रिपीटेटिव किसका लिया? GAAC का। अरे और भी तो होंगे, उनको मैच कर लो। अरे सारे के सारे मैच थोड़ी ना हो जाएंगे, कोई तो डिफरेंट आएगा, कहीं ना कहीं तो डिफरेंट आ ही जाएगा। जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही सेगमेंट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसमें बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं एक को तो मैच कर लो, कहीं ना कहीं तो मैच हो ही जाएगा। दोबारा पढ़िए, दोनों क्रोमोसोम्स पर रिपीट्स अलग अलग होंगे बिकॉज एक फादर से और एक मदर से। क्या बोलते हैं? क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? क्या यहां तक समझ में आ पा रहा है आपको? देखिए सारी कहानी ऐसा जी सी रिच होते हैं मेरी, मतलब इसमें जी जो न्यूक्लियोटाइड और सी दैट इज यूरोसाइन और साइटोसिन, ये ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। देखिए सारा काम यहां पे था। ये अगर आपको याद है, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कि सबसे पहले क्या चाहिए होंगे? इंडिविजुअल जिसका चाहिए, उससे क्या निकाल लो? उसके क्रोमोसोम में भी डीएनए भी कौन सा? सैटेलाइट, मतलब नॉन कोडिंग का भी सैटेलाइट में भी रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट में भी रिपीटेटिव भी कौन सा? मिनी, माइक्रो नहीं, रिपीटेटिव भी कौन सा? मिनी। सर एलेक्स जेफरी गर्लफ्रेंड का नाम मिनी। देखिए स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि हम करते कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, इसको प्रोसीड कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या काम करना है मैंने? आइसोलेट ऑफ डीएनए। यार सीधी सी बात है, आप इसी के अंदर सेल लीजिए कुछ की, उस सेल के अंदर जितने भी जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीएज डाल दीजिए। याद करिए एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी का उन्होंने भी डीएनए आइसोलेट किया था, है ना? कैसे? प्रोटीएज डाल दो, कार्बोहाइड्रेट्स डाल दो, ताकि जितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये वो सब के सब खत्म हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, बचे क्या? ओनली एंड ओनली डीएनए। फिर डीएनए इसमें स्कूलिंग मेथड होता है, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे बायोटेक में। तो आइसोलेट ऑन डीएनए करके इसको किससे काट लिया जाता है? कट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे, आरई की फुल फॉर्म है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मैं आपको समझाता हूँ ये करते क्या है। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट कर देते हैं एक स्पेसिफिक अपने एक सीक्वेंस से। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एंजाइम है 1, उसका एक सीक्वेंस होगा सर GAAT, तो वहीं से कट करेगा उसको पूरे डीएनए में, जहां भी उसको GAAT मिल जाएगा वहां से क्या कर देगा? कट कर देगा, है ना? तो देखिए एक बात इधर समझिए ध्यान से, बाद में लिखिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल डीएनए है ना, और मैं मैच करना चाहता हूं, मान लो कि कोई बंदा है X, मैं पता करना चाहता हूं कि इसने ये क्राइम किया या नहीं किया, क्योंकि सैंपल डीएनए मुझे मिला था क्राइम साइट से, X पर्सन पे मुझे शक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सर इस X ने किया कि नहीं किया। तो मैंने सैंपल से डीएनए लिया जो मेरा सैंपल पर्सन था, और X वाले से भी डीएनए ले लिया। अब बात कर रहे हैं कि इन दोनों डीएनए को, अब क्योंकि मैं तो सर बात कर रहा हूँ रिपीटेटिव सीक्वेंस पे, मिनी सैटेलाइट्स पे बात कर रहा हूँ। अब इनके रिपीटेटिव सीक्वेंस निकालना, तो सबसे पहले इतने बड़े डीएनए में से वो कट भी तो होनी चाहिए, काट के अलग भी तो करना है। तो मैंने ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले जो उसको कट कर देगी। तो एक और बात कि जब जो मेरे पास सैंपल था और X था, इन दोनों की कटिंग कैसी होनी चाहिए? सेम, क्योंकि अगर डीएनए सीक्वेंस सेम हुए ना तो सेम कट कर देगा वहीं से, क्योंकि इधर उधर से कट करोगे तो फिर रिपीटिशन कैसे ढूंढ पाओगे? तो सेम कट करोगे तभी तो डिफरेंस लेके आओगे। समझिए, मान लीजिए 2 टोमेटोज हैं, A और B, इन दोनों में आप डिफरेंस लाना चाहते हो तो उसको दोनों कट कीजिए, अंदर का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, और दोनों की कटिंग सेम होनी चाहिए। ये नहीं एक को हमने ऐसे चॉप किया और एक को ऐसे चॉप किया,
तभी पता कर पाओगे। तो वही चीज यहाँ होती है, रेस्ट्रिक्शन इन प्रोटीनेज, और इसमें मेन सारी बात आपकी बायोटेक में होने वाली है। उसके बाद हम करते हैं एक टेक्निक दैट इज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जान तो डिटेल में आएगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, आपने एक सॉल्यूशन लिया, देखो मान लेते हैं मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए ले लिया, ठीक है, उस डीएनए में मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया। अब इसके अंदर वही डीएनए, कटे हुए डीएनए भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। अब मुझे क्या करना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, अलग अलग। कैसे करोगे? इसी सॉल्यूशन से सबको कैसे अलग कर पाओगे, बताइए। इस सॉल्यूशन से कैसे अलग हो पाएगा? तो मैं क्या करता हूं, इस सॉल्यूशन को पोर कर देता हूं एक मशीन में। इस मशीन में क्या है, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है। और डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो जो लाइट वाले सेगमेंट है, जो छोटे छोटे पीसीज हैं, उन पे फोर्स लगेगी ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक सरक जाएंगे। और जो हैवी एलिमेंट्स है, जो हैवी मेरे पास ज्यादा रिपीटिंग वाले हैं, जो हैवी सेगमेंट्स है, वो कहां रह जाएंगे, पीछे। क्योंकि सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लगेगी, जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, वो ज्यादा आगे चला जाएगा, भागता फिरेगा वो। तो इसीलिए आपको इस टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि ये सारा काम एक जेल के अंदर किया जाता है। इसमें एक जेल डालनी पड़ेगी ना मेरे को, जहां से ये आगे चले। देखिए क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो ये 10 न्यूक्लियोटाइड का है, तो ये कितने का होगा सर, 5 का। ये कितने का होगा, 3 का, क्योंकि ये और आगे चला गया। यहां से मैंने सैंपल डाले, तो ये 10, ये 5 और ये 3। इस तरह से ये आगे की तरफ जाएगा। अब सुनो, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब इस डीएनए को जो मैंने लेके आया, इसको एक मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि आगे की रिएक्शन तो मशीन से बाहर निकालना पड़ेगा, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सदर्न ब्लोटिंग। अब ये सदर्न जो है, ये आपकी डायरेक्शन के लिए, साउथ के लिए सदर्न नहीं आया हुआ है। ये जो सदर्न है, साइंटिस्ट का नाम है, वहां से हमारा नाम आया, क्योंकि सदर्न ने टेक्निक डिस्कवर की, तो नाम आया सदर्न ब्लोटिंग। क्या आया, सदर्न ब्लोटिंग। अब ये प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बना लेंगे। अब सिंगल स्टैंडर्ड बनाने से क्या होता है कि जो मेरी प्रोब है, क्योंकि ये मेरे को दिखेंगे थोड़ी ना, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोब डालनी पड़ेगी। वो प्रोब इसके साथ अटैच होगी और आपको पता चलेगा कि ये रहा वो सीक्वेंस। देखना भी, हाइब्रिडाइज विद वीएनटीआर प्रोब, दैट इज वेरिएबल नंबर, जिसकी प्रोब थी। प्रोब हमेशा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होती है, और उसको फिर हम क्या करेंगे, विजुअलाइज विद एक्सरे। एक्सरे में देखेंगे तो ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जब ये सीक्वेंस देख रहे हो ना, देखिए, देखो देखो, जब एक मिनट, अब आपको क्लियर करता हूं। देखिए, दिख रहा है? तो देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, ब्लड सैंपल लिया, डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्लड सेल, और डीएनए को कट कर लिया बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाल दिया इसमें एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एगेरोस जेल। The DNA band pattern is the gel is transferred to a nylon membrane, that is nitrocellulose membrane, by a technique known as southern blotting. और southern blotting के बाद the DNA probe bind to the specific DNA sequence on the membrane. सबसे पहले आप इसको सिंगल स्टैंडर्ड करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसे सिंगल स्टैंडर्ड, उस डीएनए को तोड़ दोगे। सुनो यार, बात सुनो, यहां समझो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। अब समझना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है,
ध्यान से देखो, मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सर टेंडम रिपीट वाला है, मिनी सैटेलाइट का डीएनए जिसमें टेंडम रिपीट है। तो इसको उठा के मैंने पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैंने इसे कट कर लिया पार्ट में। तो क्या हुआ, तो ये ऐसे डिवाइड हो गए। सर जो ज्यादा सेगमेंट वाला था, कुछ यहां आ गया, कुछ यहां आ गया, और कुछ उससे छोटा यहां आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको उठाया और इसे क्या बना लिया, सिंगल स्टैंडर्ड, और इसको नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट पर रख दिया। और आपने इसको यहां तो रख दिया, लेकिन ये विजिबल तो नहीं है। डीएनए कैसे देखोगे इतना छोटा? तो हमने क्या करा, मुझे एक चीज पता थी कि डीएनए जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। तो इसका बेस पेयरिंग जो प्रोब मैंने करी थी वो ये रही। ये कैसी है प्रोब, रेडियो एक्टिव, तो इसके साथ आ गई। तो ऐसे कोरों के साथ भी आने लगेगी। तो एक बात बताना, जब ऐसे पैटर्न बनेंगे तो ये जो पैटर्न बन रहे हैं आपको रेडियो एक्टिव वाला दिखेगा या जो नॉर्मल डीएनए वो दिखेगा, रेडियो एक्टिव वाला। तो एक पैटर्न आ जाएगा। तो जो आप ये पैटर्न देखते हो ना ऐसे करके, ये जो आप एक पैटर्न्स देखते हो ये वाले, ये ऐसे, ये डीएनए के ये आ रहे हैं ऐसे करके, ये रेडियो एक्टिव वाले हैं। क्योंकि जब तक आप इसे एक्सरे में विजुअलाइज नहीं करोगे ये दिखने वाले नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कि देखो, ये कह रहे हैं एट दिस स्टेज द रेडियोएक्टिव प्रोब इज बाउंड टू द डीएनए एंड एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन डिटेक्ट द रेडियोएक्टिव पैटर्न। जैसे इसमें डाल के रखा, क्योंकि इसमें तो देखो डिस्कवरी नहीं हो रहा, जैसे इसमें डाला तो ये रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है कि सर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि उसके साथ चिपका हुआ मिलेगा। अब अगर मेरा डीएनए हुआ वहां पे, तो उसका ये वाला पैटर्न देखो कैसे है। मैं 3 पैटर्न बनाता हूं, ए, बी और एक सी। अब देखो ध्यान से, मान लो ये मेरा सैंपल जो मुझे क्राइम साइट से मिला, ठीक है, उसमें पैटर्न आ रही है। अब मेरे को 2 पर्सन थे, मुझे फाइंड आउट करना था कि इनमें से क्रिमिनल कौन है। तो पर्सन ए और पर्सन बी। बताओ कौन क्रिमिनल, ए या बी? ए या बी क्रिमिनल? बी। क्योंकि अगर ये मेरा है, अगर मान लो ये बी वाले पर्सन का है ये बी, तो उन दोनों के टेंडम रिपीट्स सेम होंगे, तो सेम अमाउंट बिल्कुल सेम उसके सामने ही आते दिखेंगे। डन। और क्योंकि ए का ये भी आ गया, मतलब ये तो कहीं और से आया भाई साहब, ये लो, ये तो यहां कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, तो मतलब ए कल्प्रिट नहीं है, बी है क्रिमिनल, इसको पकड़ो क्योंकि ये सेम शो कर रहा है। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एंड थैंक्स गोज टू सर एलेक जेफरी। तो सर एलेक जेफरी का आप थैंक्स करना चाहेंगे या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, क्या नाम था? मिनी सैटेलाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNT? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। बस अब आप क्या करना है, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट इसको पढ़ेंगे, लाइन्स को, ये नोट्स लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, और उसके बाद जो वर्कशीट दी है वर्कशीट कीजिएगा। डिफरेंट टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। तो इसके बाद आई थिंक आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और, हाँ हो सकता है कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, वो आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे जब आप बायोटेक करेंगे, तो वहां पर उनको डिटेल में लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।